बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, और इनका जो किरदार है वो मल्टी टास्किंग का है। बतौर सरबरा NCOC कोरोना से जंग के हवाले से तो बड़ी अहम जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको सौंपी हुई है, लेकिन साथ ही साथ वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी भी हैं और बहुत सी अहम सियासी और कायमा कमेटियों के फाल रुकन भी हैं। असद उमर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। असद साहब, पहला सवाल तो आपसे कोरोना के हवाले से ही कर लेते हैं। आज से मुल्क के 24 अजला में सख्त पाबंदियों का इतलाक किया है NCOC ने, और ट्रांसपोर्ट, इंडोर आउटडोर सरगर्मियों पर भी पाबंदियां लगा दी हैं। इस वक्त हस्पतालों में जो सिचुएशन है, मेरे पास जो इतलात आ रही हैं उनमें यही है कि इंतहाई निगहदाश्त की जो सहूलियात हैं उनके इस्तेमाल की शरह ऊंची तरीन सतह को पहुंच चुकी है। तो क्या किसी नई लहर का ख़तरा है या कोई नई लहर आ चुकी है पाकिस्तान में कोरोना की? नहीं जी, ये तो चौथी लहर शुरू हुए हुए भी अब चंद हफ्ते हो चुके हैं, और जैसे कि हमने पहले भी करते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता पाबंदियों में इजाफ़ा करते हैं, निगाह रखते हैं कि हस्पतालों की सूरत हाल क्या है, और ख़ास तौर पे इंतहाई निगहदाश्त के जो वार्ड हैं, ऑक्सीजन की जो बेड्स हैं, उनकी फराहमी की क्या सूरत हाल है। क्योंकि हम कोशिश ज़ाहिर यही कर रहे होते हैं कि बैलेंस किया जाए, लोगों का रोज़गार कम से कम इफ़ेक्ट हो, और साथ ही साथ जो है ऐसी सूरत हाल खुदा न खास्ता ना पैदा हो जिससे हस्पतालों का निज़ाम हमारा मफलूज हो। तो वो उसी को देखते हुए हॉस्पिटल की इनफ्लो और एहतशाम इसमें हुआ ये है कि अगर आप सिर्फ मस्बत शरह की आप देखें ना, इस दफ़ा ट्रेंड देखें, तो वो आपको शायद इतना ज़्यादा नहीं लगेगा, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा है कि हस्पताल के अंदर लोगों की तादाद जो है, जैसे आपने कहा कि इस वक्त ऊंची तरीन सतह पर है, और उसकी वजह जो है यही ये जो भारतीय वेरिएंट है वो बना है। बाकी दुनिया के अंदर भी ये देखा गया है, न सिर्फ ये ज़्यादा तेज़ी से फैलता है बल्कि जिसको कोरोना होता है उसके ज़्यादा इम्कानात होते हैं कि वो हस्पताल तक भी बेचारा फिर मरीज़ जाता है, और यही भारतीय वेरिएंट जो है वो वजह बनी है कि इस वक्त हमारे हस्पतालों की ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जो डेल्टा वेरिएंट का मसला है पूरी दुनिया में, अब ये वेरिएंट जो है पूरी दुनिया इसका शिकार हो रही है, लेकिन पाकिस्तान के हालात निस्बतन बेहतर है बहुत सारे मुल्कों से। लेकिन उसके बावजूद अगर हम बरतानिया की बात करें तो उन्होंने अभी तक पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखा हुआ है। हिंदुस्तान जहाँ ये वेरिएंट पैदा हुआ है और उसके बाद पूरी दुनिया में फैला है, उनका नाम रेड लिस्ट से निकाल दिया है। कल बरतानवी वज़ीर ख़ारजा भी इस्लामाबाद थे, तो क्या हुकूमती सतह पर कोई उनसे बात हुई कि भाई पाकिस्तान का नाम आप रेड लिस्ट से क्यों नहीं निकाल रहे, इसके पीछे क्या सियासत है? जी बिल्कुल, वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने भी इस इशू को रेज़ किया, इस मामले को उठाया। वज़ीर आज़म ने भी ये बात की, उससे पहले वज़ीर आज़म फ़ोन कॉल भी कर चुके हैं। बरतानिया के वज़ीर आज़म को बोरिस जॉनसन से उनकी बात हुई थी। मेरी बराह रास्त बरतानिया की हुकूमत के लोगों के साथ भी, और बरतानिया की पार्लियामेंट में जो अरकान हैं उनके साथ भी मैंने और फैसल सुल्तान ने वीडियो कॉल्स भी की हैं, डेटा शेयर किया है, ख़त लिखा है। लेकिन एहतशाम जितना हमें समझ में आ रहा है, जो हमें दिखाई दे रहा है, फैसला जो है वो सियासी बुनियाद पे हो रहा है, सेहत की बुनियाद के ऊपर नहीं हो रहा। और भी ममालिक हैं, सिर्फ भारत नहीं है, और भी ममालिक हैं जहाँ पे कोरोना की सूरत हाल पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा ख़राब है। उसके बावजूद उनको वो एम्बर लिस्ट पर डाल दिया है, यानी इतनी ज़्यादा बंदिश नहीं है जितनी रेड लिस्ट के ममालिक जैसे पाकिस्तान है उनके ऊपर है। और जो वजह वो देते हैं वो वजह भी बदलती जाती है। पहले तो उन्होंने ये कह दिया कि वो दिया ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान डेटा नहीं दे रहा था इसलिए हमने कर दिया। फिर वो बरतानिया के जो हाई कमीशन है उसको यहाँ पर खुद ट्वीट करके ये बताना पड़ा कि नहीं जी, हमें तो NCOC से बिल्कुल रेगुलरली डेटा मिलता है और हर हफ्ते हम लंदन भी भेजते हैं। अब वो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात कर रहे हैं। पहली बात तो जीनोम सीक्वेंसिंग को इस्तेमाल करना डिजीज सर्वेलेंस के लिए साइंटिफिकली उसकी कोई बुनियाद नहीं बनती। लेकिन चलें, अगर हम उसको ले भी लें तो ईरान और इराक जैसे ममालिक जो एम्बर लिस्ट पे हैं, रेड लिस्ट पे नहीं है, पाकिस्तान उनसे 6 गुना ज़्यादा जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहा है। तो जहाँ तक हमें समझ में आ रही है, जितना हमें दिखाई दे रहा है, वो तो सियासी बुनियाद है फैसले की, ये कोई कोरोना या सेहत का मामला नहीं लग रहा। सही है। अच्छा असद उमर साहब, आप कुछ मईशत के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं, ये हफ्तावार महंगाई की जो शरह है मुसलसल 10 हफ्तों से उसमें इजाफा हो रहा है, और मैं जानता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब इस हवाले से बहुत सारी मीटिंग्स कर भी चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद महंगाई का एक जो मसला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट से कंट्रोल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ कि आप लोग ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ रीजंस हैं, बाकी मुल्क भी उससे मुतासर हुए हैं, इसी तरह पाकिस्तान भी मुतासर हुआ है, लेकिन फिर भी खित्ते में जो फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान में है
वो बाकी ममालिक में उस तरह से हमें नज़र नहीं आती है। तो कैसे फिर वो जो वज़ीर आज़म का ख्वाब है कि जिस तरह वो अक्सर मिसाल देते हैं चीन ने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाला है, तो महंगाई को काबू किए बगैर पाकिस्तान में लोगों को गुर्बत से आप कैसे निकालेंगे? क्या आप निकाल सकते हैं? और क्यों महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही? अच्छा, पहली बात तो जहाँ तक लोगों को गुर्बत की सतह से निकालने का मामला है ना, तो उसके अंदर दो चीज़ों को आपको सामने रख के देखना पड़ेगा। एहतशाम ज़ाहिर है अखराजात कितने हो रहे हैं वो उसका एक अहम हिस्सा है, और आमदनी कितनी हो रही है वो भी उसका एक अहम हिस्सा है। और आपको पता है कि पिछले एक साल जब से बेहतरीन परफॉर्मेंस करनी शुरू की है मईशत ने, हुकूमत ने इकदाम किए जिसमें से कई चीज़ें जो है वज़ीर आज़म ने खुद बराह रास्त कंट्रोल करके, जिस तरह कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, काम किया। उसका नतीजा क्या निकला? पिछले साल आपने देखा कि हमारी जो ज़राअत है उसके अंदर आमदनी में जो इजाफा है वो पिछले कोई एक दिहाई में इतना ज़्यादा इजाफा नहीं देखने में हुआ। और उसकी वजह जो है वो दो चीज़ें बनी। एक तो 5 बड़ी फसलें जो है पाकिस्तान की, उसमें से 3 की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, यानी आज तक पाकिस्तान की तारीख में इतनी प्रोडक्शन नहीं हुई थी। उसके अंदर गंदम शामिल है, उसके अंदर चावल शामिल है, और उसके अंदर मकई शामिल है, और साथ के साथ गन्ने की फसल जो है वो दूसरी पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी फसल थी। साथ उसके जो हुकूमत ने फैसले किए तो किसान को कीमत भी बेहतर मिली। 400 रुपये फी मन तो जो है इजाफा हुआ गंदम के रेट के अंदर, और गन्ने के अंदर जो है वो आज से 3 साल पहले जो 135 से 140 मिलता था किसान को, वो 250 पौने 300 तक उनको रेट मिला। तो आमदनी के अंदर एक तो इजाफा हुआ, और पाकिस्तान की 2/3 आबादी जो है वो देहात में वो ज़राअत के साथ मुंसलिक है। इसी तरीके से शहर के अंदर जो गरीब है वो सबसे ज़्यादा काम दिहाड़ी का काम करता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। और आपने भी शायद देखे हो वो जो आमदनी है, जो रोज़ाना की यौमिया उजरत मिलती है, उसके अंदर भी पिछले 1 साल के अंदर खातर खा इजाफा होते हुए नजर आए। ये सब कहने के बावजूद इसमें कोई शक नहीं है, और यही वजह है कि 1 हफ्ते के अंदर 2 मीटिंग्स पिछले हफ्ते प्राइम मिनिस्टर ने की। इस सिलसिले के अंदर कुछ फैसले भी किए गए। बुनियादी वजह जो इस दफ़ा बनी है, मुख्तलिफ वजूहात हो सकती है महंगाई की, इस दफ़ा जो है वो है ही आलमी जो कमोडिटीज़ के अंदर इंक्रीज़ आई है। और अगर आप देखें तो दुनिया में कुछ चीज़ें आपको शायद नज़र आती हों जिसमें पाकिस्तान में ज़रा ज़्यादा इजाफा हुआ। ज़्यादातर चीज़ें उसमें एहतशाम ऐसी हैं जहाँ आलमी जो कीमत उस चीज़ की बढ़ी है ना, कमोडिटी की, उससे कम पाकिस्तान के अंदर इजाफा हुआ है। आलमी कीमत ज़्यादा बढ़ी है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में दुनिया से ज़्यादा बढ़ी है। असद उमर साहब, आपने किसानों का जिक्र किया, आपने मजदूरों का जिक्र किया। आप कह रहे हैं कि किसानों को बेहतर प्राइस मिली है, मजदूरों की दिहाड़ी बढ़ गई है, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तान में मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास लोगों की है जो महीने की उनकी तनख्वाह है उसके ऊपर उन्होंने गुजारा करना होता है, और तनख्वाहों में उस शरह से इजाफा नहीं हुआ जिस तरह से महंगाई बढ़ी है। तो वो लोग बड़े परेशान हैं, वो पिस रहे हैं। उनके लिए कोई उम्मीद है कि नहीं है? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल जायज़ बात की आपने। देखें, और इसके अंदर पहले भी जो हुकूमत की तरफ से जो मदद होती है, एहसास का प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि वो फैलता चला जा रहा है। उसके अंदर मुख्तलिफ उसके हिस्से ऐड किए चले जा रहे हैं। बच्चों की तालीम के लिए एक नया प्रोग्राम, ज़्यादा एक्सपेंडेड प्रोग्राम आया है। इसी तरीके से जो शहरी इलाके के अंदर खाने पीने के जो प्रोविज़न है उसका भी होता है। और ये जो पिछले हफ्ते में 2 मीटिंग्स हुई उसमें सबसे बड़ा फैसला ये हुआ है कि ख़ास तौर पे ये 2-3 जो बड़ी खाने पीने की अशिया हैं, शहरी मिडिल क्लास जो है, बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफिकेशन की है, उनको एहसास के ज़रिए, एहसास से मतलब आप ये नहीं कि चैरिटी की नहीं बात करा, लेकिन टारगेटेड सब्सिडी के ज़रिए जो है उन तक मदद पहुँचाने का फैसला किया है वज़ीर आज़म ने। उम्मीद है कि वो अगले चंद हफ्तों के अंदर वो ग्राउंड के ऊपर भी आ जाएगा। इसको थोड़ा सा काइंडली अगर आप इलेबोरेट करें, टारगेटेड सब्सिडी की जो आपने बात की है, शायद खुर्दोनोश के हवाले से सब्सिडी की आप बात कर। जी अभी जिस तरह है ना कि आटा जो है वो उसकी जो कीमत में इजाफा होता है, तो मुख्तलिफ तबकों में अगर मैं कर दूं कि बहुत बड़ी एक किसान ऐसा है खुद जो अपने लिए उगाता भी है, बेचता भी है और अपने लिए रख भी लेता है, तो उसको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। ज़ाहिर है जो बेच रहा है उसकी बेहतर कीमत मिल रही है तो वो प्रोटेक्टेड है। आपके और मेरे जैसे लोग हैं जो अगर कीमत बढ़ भी जाती है तो हम अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे पास इतनी इस्तात है। लेकिन बीच में जिस तरीके से आपने बिल्कुल सही निशानदेही की थी, शहरी एक मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, उस तक
बेहतर कीमत पहुंचाना। तो अगर ओवरऑल एक सब्सिडी कर दें तो उसमें आपके और मेरे जैसे लोग जो हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो जाता है। तो उसके बजाय वो पूरा डेटाबेस जिसके ऊपर सानिया निश्तर काम कर रही थी पिछले 2.5 साल से, वो मुकम्मल हो गया है। अब उसको इस्तेमाल करना है कि किस तरीके से उन टारगेटेड लोगों पर जिन पे ऊपर सबसे ज़्यादा ये असरअंदाज हुई और जिनमें इतनी इस्तात नहीं है कि उस महंगाई का बोझ वो उठा सकें, उन तक हुकूमत की मराद कैसे पहुँच सके, वो उसके ऊपर ये मीटिंग्स हो रही हैं। और जैसे मैंने कहा कि वज़ीर आज़म की ख्वाहिश है और उम्मीद भी है कि अगले चंद हफ्तों में ये निज़ाम चलना शुरू हो जाएगा। एक आम आदमी जो है असद उमर साहब, वो कंपैरिजन करता है आपकी हुकूमत में जिस रेट पर उसको बिजली, गैस, पेट्रोल मिल रहा है, उसका कंपैरिजन करता है कि पिछली हुकूमत में उसे किस रेट पर मिल रहा था। तो जब वो ये कंपैरिजन करता है तो वो कहता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में कीमतें बहुत बढ़ गई हैं और एक डिसेंट लाइफस्टाइल को अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। LNG की अगर हम बात करें तो उसमें भी हमें मुसलसल मनसूबाबंदी का एक फुकदान नज़र आता है और इस महीने महंगी LNG की वजह से 10 अरब रुपए इजाफी फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में सार्फिन को देने पड़ेंगे। तो ये चीजें जो हैं, इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? और जब नवाज शरीफ साहब के दौर से अगर कंपैरिजन लोग करते हैं तो क्या जवाब देंगे? मैं आपको बताता हूँ, देखें इसके अंदर अगर आप कंपैरिजन की बात करें ना, LNG की मिसाल से शुरू करते हैं। ये पिछली सर्दियों के अंदर भी बहुत शोर मचा, इसके ऊपर टीवी प्रोग्राम हुए और लिखे गए जी तबाह हो गए और अगर 2 महीने पहले ख़रीद लेते तो ये हो जाता। और उसके बाद नदीम बाबर साहब ने बड़ी तफसील के साथ एक मुवाजना पेश किया था। 2017 की सर्दियाँ वक्त शाहिद खान अब्बासी जो हैं वो एनर्जी के मिनिस्टर भी थे और वज़ीर आज़म भी थे, और उन सर्दियों में कितनी LNG ख़रीदी गई और किस कीमत पे ख़रीदी गई और उसका मुवाजना किया था उन्होंने पिछले साल की सर्दियों से। तो LNG खरीदी भी ज़्यादा गई, कम कीमत पर भी खरीदी गई, तो हर लिहाज से बेहतर परफॉर्मेंस नज़र आ रही थी। इसी तरीके से पेट्रोल की कीमत जितनी आज है इससे भी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है। अभी सोशल मीडिया पे सर्कुलेट करता, आजकल तो कुछ छुपता नहीं है ना, चीनी जो है वो 130-140 तक भी पहले पहुंच चुकी है। तो ये एक बात के आवाम की क्योंकि ज़िंदगी पर असर पड़ता है, इसलिए ज़ाहिर है पूरी कोशिश तो होती है कि उसको कम रखा जाए। लेकिन जहाँ तक मुवाजने की बात करें ना, तो फिर मैं ये भी मुवाजना करूँगा कि किसान को उस वक्त जो है 135 रुपये और 140 रुपये गन्ने के मिलते थे और आज 250 और 350 मिल रहा है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के अंदर 5 साल के अंदर सिर्फ 100 रुपये गन्ने की कीमत के अंदर इजाफा हुआ था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत में 3 साल के अंदर जो है वो 500 रुपये का इजाफा, रुपये ने 5 गुना ज़्यादा गंदम की कीमत जो किसान को मिलती है। इसी तरीके से जो मैंने आमदनी की बात की, चाहे वो एक आम शख्स भी हो, उसकी आमदनी तो आज उससे ज़्यादा है जितनी उससे 3 साल पहले थी। तो कीमतें भी ज़्यादा हैं, आमदनी भी ज़्यादा है। ओवरऑल जो है अगर आप इस वक्त देखें और ख़ास तौर पे इस तनाजुर के अंदर देखें, मुझे बार बार याद दिलाना पड़ता है कि आम दुनियावी हालात नहीं है, ये कोरोना का ज़माना है, 1 सदी के सबसे बड़े चैलेंज का ज़माना है। और उस चैलेंज के अंदर रहते हुए जिस तरीके से पाकिस्तान के अवाम की रोज़गार की हिफाजत की गई, उनकी आमदनी की हिफाजत की गई, वो दुनिया के ज़्यादातर ममालिक से बेहतर है और उसकी गवाही जो है वो दुनिया देती है। आपने इकोनॉमिस्ट के इंडेक्स के अंदर देख लिया। हर लिहाज से अल्लाह ताला का फजल और करम रहा है हम पे। एक ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू सवाल। हमारे साथ हैं असद उमर साहब। असद उमर साहब, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने 3 साल कारकर्दगी के हवाले से एक इवेंट किया इस्लामाबाद में और एक जश्न का समा था और मैं देख रहा था उसमें, बल्कि मुझे याद आ गया एग्जैक्टली वो मोमेंट के जब अताउल्लाह साहब गाना गा रहे थे तो आप बहुत एंजॉय कर रहे थे और मैंने आपको तालियां बजाते हुए भी देखा और सारे मिनिस्टर्स जितने खुश थे, मुझे तो एक लम्हे के लिए ये गुमान भी हुआ कहीं यहाँ पर कोई मतलब कि खुशी में कोई भंगड़ा शंगड़ा ना डाले हमारी काबीना, शायद हमें कोई ऐसे सीन्स भी देखने को मिले। तो लेकिन सवाल मेरा आपसे ये है कि ये जो मौशी इशारे जितने भी हैं, इनमें जो भी बेहतरी आप लोगों को लगता है कि है और आप लोगों ने वो अपनी कारकर्दगी अवाम के सामने प्रेजेंट भी की है, एक ये बहुत डिस्कशन हो रही है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि इशारियों को बेहतर करके अर्ली इलेक्शन की तरफ चली जाए और ताकि अगली हुकूमत बनाने का मौका उसे मिल जाए। तो क्या इसमें कोई हकीकत है, ये जो क्या सराहियाँ हैं?
अच्छा, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं इतना खुश उस वक्त क्यों था। वाकई आप सही कह रहे हैं, मैं उस वक्त वाकई में खुश था। तो जिस वक्त एहतशाम अताउल्लाह ने शुरू किया ना, तो बिल्कुल मैं वापस 5 साल पहले चला गया, जब पहली दफ़ा वो आए थे बनी गाला और उन्होंने यही नगमा जो है वो पेश किया था इमरान खान को, और वो पूरी जिद्दोजहद मेरी आंखों के सामने से गुजर रही थी कि किस तरीके से वज़ीरिस्तान मार्च से लेकर और धरना और जिस हम मंजिलों से गुजरते हुए आए, और जो जिद्दोजहद अब ख़त्म नहीं हुई है, और वो उसी आजकल जो गवर्नेंस भी जो हो रही है ये उसी जिद्दोजहद का रास्ता ही है, और इंशाल्लाह ताला आगे भी उसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे। जहाँ तक आपका जो सवाल है, सॉरी मैं बिल्कुल आपने मुझे पुराने वो वक्त याद दिला दिए, सॉरी आप ज़रा से रिपीट करते हैं, आपका एंड में क्वेश्चन क्या था? आज मेरा सवाल ये था कि क्या कोई ऐसी प्लानिंग है पीटीआई की गवर्नमेंट की कि बेहतर मौशी अर्ली इलेक्शन करके अर्ली इलेक्शन। अच्छा, मैं पहली बात वो प्रेजेंट करके ऐसे लगता है कि पता नहीं किसी ने घर में बैठ के गड़के दे दी है, जो मईशत दिखा रही है वो दिखा रही है, अच्छा भी नजर आ जाता है, बुरा भी नजर आ जाता है। नहीं जी, इस पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो र्यूमर है ये इतने जोर क्यों पकड़ गई है। क्या इसको खास तौर पे कोई प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है? ये आज से चंद महीने पहले भी चली थी, और वो मेरे इंटरव्यू को एक बुनियाद बना के वो चलाया गया, 2-3 महीने चलता रहा, फिर आखिरकार वो खत्म हो गई थी। अब मैं पिछले चंद दिनों से फिर सुन रहा हूँ इसको दोबारा। नहीं जी, अभी ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही है, ऐसा कोई तज्जिया नहीं किया जा रहा। अभी बहुत सारे हमारे काम जो है उनके नताइज आना अभी शुरू हुए हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे शुरू किए हुए इनिशिएटिव्स हैं, ऐसे मंसूबे हैं जिनको इख्तिताम पजीर करवाना है हमने टर्म ख़त्म होने से पहले। तो अभी तक, कल का मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो ऐसी कोई आपस में बातचीत भी नहीं हो रही। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि वज़ीर आज़म साहब ने हाल ही में हमने देखा है कि अपोजिशन लीडर को ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री के हवाले से, और 2-3 महीने बाद चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से भी उन्हें रब्ता करना पड़ेगा लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ। तो क्या कोई वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो सकता है गवर्नमेंट और अपोजिशन का, गिवन द फैक्ट कि अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में भी हमें लगता है कि एक बयानिए की जंग चल रही है, और शहबाज शरीफ साहब ने तो यहाँ तक कहा कराची में, जिसकी बाद में वजाहत दी उन्हीं की पार्टी ने कि जी उनका ये मतलब नहीं था, लेकिन उनके अल्फाज यही थे कि पाकिस्तान के चैलेंजेस इतने बड़े हैं कि मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है, और उन्होंने नेशनल गवर्नमेंट की भी, कौमी हुकूमत की भी बात की। तो क्या पीटीआई में भी कोई ऐसी सोच एग्जिस्ट करती है कौमी हुकूमत के हवाले से? अच्छा, वो एक तो बड़ी मज़ेदार सूरत हाल है। आमतौर पर ये होता है ना कि अपोजिशन वाला कोई स्टेटमेंट देता है तो हम जल्दी जल्दी ये फैसला करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि इसका क्या जवाब दिया जाए और फौरी तौर पे क्या जवाब देने की ज़रूरत है। वो पिछले कोई 1 साल से जब शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं तो हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है कि बस अभी मरियम का किसी वक्त भी जवाब आने वाला है और वो बताएंगी जो शहबाज शरीफ ने कहा था वो बिल्कुल गलत कहा था। इस दफ़ा भी यही हुआ, दोबारा उन्होंने वो कर दिया। आपको पता नहीं याद है कि नहीं याद है, आप पिछले साल जब पीडीएम की मूवमेंट शुरू हुई थी ना, तो मेरे जाके टीवी इंटरव्यूज दे दे, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि असल टारगेट इस मूवमेंट का शहबाज शरीफ है, मरियम की तरफ से और नवाज शरीफ की तरफ से वो पीटीआई नहीं है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है जी, कौमी हुकूमत तो है इस वक्त पाकिस्तान की कौम ने वोट डाल के लोग मुंतखब किए। सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं है, हमारी इत्तेहादियों के साथ मुश्तमिल हुकूमत है, हमारे वफाक के अंदर भी इत्तेहादी साथ हैं, हमारे पंजाब में भी इत्तेहादी हैं, बलूचिस्तान में बीएपी की हुकूमत है, तहरीक इंसाफ उसके अंदर एक इत्तेहादी तौर पर शामिल है। तो इस वक्त तो ये निज़ाम जो चल रहा है, जमहूरियत है ही कौमी निज़ाम और एक कौमी हुकूमत ही है। तो मेरे ख्याल में तो और कोई इस वक्त तजुर्बे करने की और एक्सपेरिमेंट करने की कोई कतई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिद उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। वक्त है ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर द वेलकम बैक टू सवाल। हमें ज्वाइन किया साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर सियासी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने। वाइस साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बात
पहला सवाल तो आपसे ये है शायद साहब कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बयानिए की जो जंग है, आप मेरा नहीं ख्याल मानेंगे, लेकिन मैं आपको पहले कुछ दिखा देता हूँ क्लिप्स, शहबाज शरीफ साहब के कुछ बयानात, फिर आपके कुछ बयानात जो हमने कंपाइल किए हैं, जो हमारी नज़र में अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट है एक दूसरे के साथ। उसके बाद आपसे सवाल पूछते हैं, दिखाइएगा जी। तो शायद खाकान भाई साहब, ये कुछ स्टेटमेंट्स थे मियां शहबाज साहब के और आपके जो अपेरेंटली कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं, लेकिन अभी हाल ही में मियां शहबाज साहब ने कराची में जो कहा कि पाकिस्तान के मसाइल इतने बड़े हैं कि मुझे लगता है कि मुश्तरका तौर पे कोशिशों की ज़रूरत है और कोई कौमी हुकूमत बननी चाहिए। अगले ही रोज़ मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने उसकी वजाहत दी कि जी उनका ये मतलब नहीं, उनका तो ये मतलब था। फिर मरियम नवाज साहिबा का भी एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल है कि उनका ये मतलब था। तो मियां शहबाज साहब ने मलिक अहमद खान साहब को लगा दिया अपना स्पोक्स पर्सन। तो क्या ये जो आपस का इख्तलाफ है नज़रिए का या बयानिए का, उसके नतीजे में मियां शहबाज साहब ने फैसला किया कि अब मलिक अहमद साहब रिप्रेजेंट करेंगे पार्टी सदर को और जो मुनासिब स्टेटमेंट है वो दे दिया करेंगे? देखिए, मैं गुजारिश ही करूँगा कि अगर आप हमसे पार्टी का बयानिया ही सिर्फ सुनना चाहते हैं, पार्टी की पॉलिसी सुनना चाहते हैं, तो फिर हमें टीवी इंटरव्यू में मत बुलाया करें, क्योंकि आप सवाल करते हैं हम जवाब दे देते हैं। अभी जो आपने दिखाए हैं क्लिप्स, इसके अंदर मेरे पास जो मुझे सवाल किया गया वो कुछ और था और जो शहबाज साहब को किया गया वो कुछ और था। हम अपनी राय का इजहार करते हैं। मेरी और शहबाज साहब की बात में कॉन्ट्रडिक्शन हो नहीं सकता। अगर कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो जो उनकी बात होगी वो दुरुस्त होगी, वो पार्टी के सदर हैं। तो इसलिए ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स मत यार दिखाया करें, इनका मतलब कोई नहीं है। पार्टी का बयानिया बड़ा सीधा साधा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वो बयानिया ये है, वो क्या है जी, कि मुल्क का निज़ाम आइन, वो बयानिया ये है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, इलेक्शन चोरी नहीं होने चाहिए, हर इदारा अपने आइनी हदूद के अंदर रहकर काम करे, अवाम की राय का एहतराम किया जाए, वोट चोरी ना हो, वोट को इज्जत दी जाए। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे हम समझते हैं कि मुल्क आगे बढ़ सकता है। हमने जो एक्सपेरिमेंट्स इस मुल्क में किए हैं उन्होंने हमें नुकसान के अलावा आज तक कुछ नहीं दिया। तो मुस्लिम लीग नून यही बयानिया लेकर आगे बढ़ती है, आगे चल रही है। ये एक नुकाती बयानिया है, आइन का बयानिया है। हमने हलफ उठाया हुआ है आइन के दिफा का। आप आइन के अंदर देख लें कि कौमी असम्बली के मेंबर का हलफ क्या होता है, वो आइन के दिफा का होता है। तो हमने आइन का दिफा करना है, आइन को टूटता देखेंगे तो उसका दिफा करेंगे। इस बात के इजहार का तरीका हर शख्स का अपना होता है, फिर जो सवाल आप करते हैं उसकी कॉन्टेक्स्ट में जवाब दिया जाता है। इसलिए आप 30-35 तकरीबन लोग PMLN के टीवी पर आते हैं तो आप वहाँ से ये अखज़ कर सकते हैं कि 30-35 बयानिए भी हैं, क्योंकि उनके इजहार का तरीका फ़र्क है। तो जो आपने बात की कराची की स्टेटमेंट, आप जरा स्टेटमेंट को उसके कॉन्टेक्स्ट में देखें। शहबाज शरीफ साहब ने जी अब्बास साहब आप ये कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बयानिया एक ही है और वो बयानिया ये है जी, आप कंप्लीट कर लें फिर मैं जी फरमाइए। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपने कहा कि कराची में स्टेटमेंट आया था जो नेशनल गवर्नमेंट के बारे में, वो शहबाज साहब की सोच थी कि मुल्क के मामलात कैसे हल हो सकते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जब इलेक्शन हो जाएंगे, शिफाफ इलेक्शन मुल्क में हो जाएंगे, उसके बाद हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि वो शायद एक जमात ना कर सके, तो उसके बाद शायद हमें एक नेशनल गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत पड़े। नेशनल गवर्नमेंट का खाका क्या होता है, ये हर शख्स के जहन में अपना होता है। ये शहबाज साहब ने अपनी सोच की इजहार किया है। यही बात उन्होंने अगले दिन एक प्रेस रिलीज में क्लैरिफाई भी कर दी। तो आप जो अहमद साहब को लगाया गया है स्पोक्स पर्सन, वो 24 तारीख को लगाया गया था। तो ये इन चीजों को जोड़ना आपस में कि कोई फूट पड़ गई है, कोई फूट, ये बहुत से हज़रात की ख्वाहिश रही है मुशर्रफ के ज़माने से आज तक कि मुस्लिम लीग नून में फूट पड़ जाए, पड़ती नहीं। अब्बास साहब, मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि फूट नहीं पड़ी, क्योंकि मियां शहबाज साहब का अगर हम माजी देखें और हिस्ट्री देखें दोनों भाइयों की, तो वो बड़े भाई की हैसियत से मियां नवाज शरीफ साहब का बहुत ज़्यादा एहतराम करते हैं। और कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह मुझे उनके याद हैं जिसमें उन्होंने कहा कि बतौर लीडर मैं उनसे इख्तलाफ कर सकता हूँ, लेकिन बड़े भाई की हैसियत से मैं उनसे इख्तलाफ कर ही नहीं सकता, वो जो कहेंगे उसको मैं मानूंगा। ये मियां शहबाज साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा। तो फूट वाली बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन उसके बावजूद एक हार्मनी नहीं है पॉलिटिकल थॉट में। आपने कहा कि बयानिया एक ही
है, निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए। चले बयानिया दोनों का एक ही होगा, मरियम नवाज साहिबा का भी यही होगा, मियाँ शहबाज साहब का भी यही होगा, हमजा शहबाज साहब का भी यही होगा, मियाँ नवाज शरीफ साहब का भी यही होगा, लेकिन इस टारगेट को अचीव करने के लिए जो हिकमत अमली है उसमें तो कम से कम आप माने कि फ़र्क है। जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। हमेशा इख्तलाफ राय रहता है पार्टी के अंदर, मुशावरत होती है, हर आदमी अपनी राय का इजहार करता है, अपनी दलील देता है, उसके बाद एक फ़ैसला हो जाता है, उस पर सारी पार्टी उसी पर चलती है। तो लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं होता तो हिकमत अमली पर अपने ख्यालात का एक जी ठीक है, ये जो उसका इजहार किया जाता है, तो हमारी जमात कोई जी ठीक है इख्तिलाफ है, जी ठीक है, इख्तिलाफ राय की बुनियाद पर मियाँ शहबाज साहब की अपनी जो राय है, जब कभी वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब की राय से इख्तिलाफ रखती है, डिफरेंट होती है, तो क्या फिर लंदन से अहकामात आते हैं कि इसकी क्लैरिफिकेशन या वजाहत की जाए? मियाँ शहबाज साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, कहा जाए कि उनका मतलब ये नहीं था, उनका मतलब ये था? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि शहबाज साहब ने कभी भी अपनी इख्तिलाफ राय का इजहार फैसले के बाद किया है, मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन जब जो इशू मौजूद हो उस पर अपनी राय का इजहार करते हैं, मैं भी करता हूँ, तमाम लोग जो टीवी पर आते हैं वो करते हैं। लेकिन जब बाद में मुशावरत होती है मामले पर एक नतीजे पे पहुँचने के लिए, जब एक फ़ैसला हो जाता है उस पर कोई इख्तलाफ नहीं होता, उस पर इख्तिलाफ राय की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। हमेशा हर जमात ऐसे ही चलती है। अच्छा, ये जो आपने कहा कि हमारा एक ही नज़रिया है, एक ही बयानिया, और वो ये है कि निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन आप ही की पार्टी के सीनियर लीडर एक और ख्वाजा आसिफ साहब ने हाल ही में मीडिया पर आकर ये बात किया है कि ओवरऑल जो पाकिस्तान की सियासत है, इंक्लूडिंग योर पार्टी एज वेल, उसमें नज़रियात अब कहीं नज़र नहीं आते, ज़ातियात पर मामलात चल रहे हैं। ज़रा सुन लें ख्वाजा साहब ने क्या। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि सियासत ऑनेस्ट भी नहीं है, सियासत नेशनल इश्यूज़ पे भी नहीं है, सियासत नज़रियात की भी नहीं है, सियासत ज़ातियात की है। और वो ओवरऑल बात कर रहे थे सियासत की, बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सियासत के। अब बाकियों की सियासत ऐसी है या नहीं है, वो तो बाकी इख्तलाफ करने का हक रखते हैं, लेकिन क्या ये कन्फेशन नहीं है ख्वाजा आसिफ साहब के पार्ट पे कि उनकी पार्टी की हद तक उनको लगता है कि ना नेशनल इश्यूज़ पे सियासत है, ना नज़रियात पे सियासत है, ना ईमानदारी की सियासत है, बल्कि ज़ातियात की सियासत? जी, ये ख्वाजा साहब की राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, मैं बिल्कुल उनकी हर बात का एहतराम करता हूँ, इसमें कोई दो बातें नहीं है, उनको हक है ये बात कहने का। लेकिन बड़ी सीधी सियासत है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि आइन की बात करें, हम आइन की बात करते हैं, यही हमारा नज़रिया है। आपने शायद वो जो उनका जवाब था वो इस कॉन्टेक्स्ट में था कि लोग आज सियासत क्या कर रहे हैं, आज इमरान खान की क्या सियासत है, दो सियासत है, धमकी देना, गाली देना, ये पूरी PTI की ये सियासत है। पीपल्स पार्टी के भी अब इल्ज़ामात की सियासत पे आ गए हैं। तो यहाँ पर अगर कोई मुल्क के मसाइल की बात करता है, पार्लियामान तो मफलूज है, TV पर करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करता है, कोई पेपर छाप के करता है, वो सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। अगर आज कोई आइन की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रही है, यही उसका नज़रिया है। अगर कोई मुल्क में आइन का कोई प्लेटफॉर्म है, वो PDM का प्लेटफॉर्म है जो आइन की बात करते हैं। तो यही सियासत होती है, सियासत हमेशा ट्रांजिशन में रहती है। जब भी मुल्क के मसाइल जिस तरह के होंगे, अब शहबाज साहब ने कह दिया कि मैं समझता हूँ कि मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं और उसमें कोई हकीकत नहीं है। आज जो बेरोज़गारी जिस हद पे पहुँच गई है, जिस हद पे महंगाई पहुँच गई है, जिस हद गुर्बत पहुँच गई है, 2 करोड़ सवा 2 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे आ गए हैं, मुल्क की मईशत तबाह हो गई है, मुल्क की खारजा पॉलिसी ख़त्म हो गई है, हर तरफ से हमें परेशानी ही परेशानी है। तो इन चीज़ों का मुकाबला करने के लिए आपको वक्त के साथ अपने मामलात को देखना पड़ता है, उसके साथ पॉलिसी बनानी पड़ती है। तो सियासत हमेशा ट्रांजिशन में रहती है। भाई साहब, आपने कहा है कि वो अब आपने भी वजाहत दे दी ना, आपने कहा कि खान साहब का मतलब ये होगा कि जी इमरान खान नेशनल इश्यूज़ पे सियासत नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी की सियासत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एक ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट में अगर ये स्टेटमेंट पास कर रहे थे तो वो PMLN को बीच में शामिल करके बात कर रहे थे। दूसरा, अपनी पार्टी के हवाले से जो पॉलिटिक्स है उस पर एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट उन्होंने दिया। PDM जिसके हवाले से आप अभी ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है, ख्वाजा आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? यहीं पे आप लोगों का इख्तिलाफ राय एक और आ जाता है, क्या कह रहे हैं सुनिए। ये किसके बारे में कह रहे थे भाई साहब? जी, उनकी राय है,
मैंने सबसे पहले आपको बताया कि हमारी जमात में बेपनाह इख्तिलाफ राय रहता है, इसमें ये उनका हक है, हर शख्स का हक है जो बात करे। ये उन्होंने अपनी राय बयान कर दी है। इसका मतलब ये है कि आपकी पार्टी में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है इस वक्त, कुछ लोगों की एक राय है, कुछ लोगों की दूसरी राय है, पार्टी में कोई और इतनी कंफ्यूजन नहीं है। लीडरशिप में अगर इस लेवल पे इख्तिलाफ राय है तो फिर इसका मतलब है कि पार्टी की डायरेक्शन तो क्लियर नहीं होगी अगर इतनी कंफ्यूजन है, और जो लोग खुद कंफ्यूज हैं वो लोगों को कैसे लीड करेंगे? शायद फरकान अब्बास साहब। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इख्तिलाफ राय हर शख्स का हक है। इख्तिलाफ राय सियासत का हुस्न होता है। जब जमात किसी इशू को टेकअप करती है उसमें सबकी बात सुनती है, हर आदमी अपनी राय का इजहार करता है, उसके बाद एक फैसला हो जाता है। उस फैसले पर फिर उस पर आगे इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं रहती, वही पार्टी की पॉलिसी होती है। तो हर मामला ऐसे ही डिस्कस होता है। देखिए, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन कुछ बुनियादी मामलात होते हैं उस पे आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होता। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अगर मिसाल के तौर पे आपके कुछ गोल्स टारगेट्स हैं तो कुछ बुनियादी मामलात पे तो आप सबको यकजा होना चाहिए ना। मिसाल के तौर पे अगर आप जमहूरियत के लिए कर रहे हैं सर जद्दोजहद, तो उस जद्दोजहद की क्या डायरेक्शन होनी चाहिए, आप लोगों को उस पर यकजा होना चाहिए। अब उस पर अगर हर बंदे की अपनी राय है और वो एक दूसरे से इख्तिलाफ रखती है राय और सीनियर लीडरशिप की रखती है, तो कहां पहुंचेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पर? देखिए, हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है कि हर शख्स एक ही बात करेगा, हर शख्स की एक ही राय होगी। हर एक की अपनी राय है। जब कोई इशू आता है, मुशावरत होती है, राय का इजहार होता है, एक फैसला कर लिया जाता है। यही सारी बात है। अब कोई शख्स ये आपको नहीं कहेगा कि नहीं आइन तोड़ना बड़ी अच्छी बात है। जी, इख्तिलाफ राय के बाद जो मुशावरत होती है तो फिर फैसला कौन करता है? जी, फैसला कौन करता है? जी, लोग दलील देते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, उसमें तमाम सीनियर लोग होते हैं, उसमें शहबाज साहब होते हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ साहब होते हैं, और फैसला कर दिया जाता है। पार्टी का सदर ही फैसला पड़ता है, पार्टी के जो शख्स रूह रवां है वही फैसला करता है। मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ, वो आखिरी फैसला मियां नवाज साहब में अगर इख्तिलाफ है, मियां नवाज साहब करते हैं, आखिरी फैसला वो करते हैं। मैं फिर गुजारिश करूंगा, इख्तिलाफ और इख्तिलाफ राय में बड़ा फ़र्क होता है। राय का इजहार कर दिया जाता है, उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब सबकी बात सुनकर, हर एक से क्लैरिफिकेशन लेकर, वो दलील जो दी जाती है उसके मुताबिक एक फैसला कर देते हैं। सही है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हम कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, जमहूरियत से फैसला होता है, लेकिन जब मियां नवाज शरीफ साहब के लेवल पे बात जाती है तो फर्द वाहिद फिर फैसला, बावजूद इसके कि अगर मेजॉरिटी सीनियर लीडरशिप का ओपिनियन दूसरी तरफ है या जो राय मियां शहबाज साहब रखते हैं उनके साथ ज़्यादा लोग शामिल हैं, उसके बावजूद अगर मियां नवाज शरीफ साहब वहाँ पे एक फ़ैसला कर देते हैं कि नहीं यही फॉलो होगा, तो फिर वो फर्द वाहिद जो कि लीड कर रहे हैं उनकी राय को अहमियत दी जाती है और वो फैसला मान लिया जाता है। ऐसी है जी। मैंने कभी ये नहीं देखा कि मियां नवाज शरीफ साहब ने जो दलील दी गई हो, अक्सरियत सियासत में, जमहूरियत में शख्स गिने जाते हैं, लेकिन जब मुशावरत होती है तो दलील का वज़न होता है। उस वज़न को लेकर मियां नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं, और मैंने कभी भी उनको कोई अक्सरियत या दलील के ख़िलाफ़ फैसला करते हुए नहीं देखा। ये हर जमात में ऐसे ही होता है कि आखिर एक शख्स ही फैसला करता है। यहाँ जमातों में कभी वोटिंग नहीं होती कि 20 आदमी बैठे हैं तो फिर वोटें डालते हैं और फिर फैसला होता है। जिस तरह घर के अंदर वोटिंग नहीं होती, एक जो बड़ा होता है वो सबकी बात सुनता है, फैसला कर देता है, इसी तरह जमातों में भी, तमाम जमातों में, तमाम इदारों में, मैंने PIE भी चला है, मैंने प्राइवेट इदारे भी चलाए हैं, आखिरकार एक शख्स ही फैसला करता है, सबकी बात सुनकर। ठीक है, आखिरी सवाल मेरा ये है अब्बास साहब के, क्या मियां नवाज शरीफ साहब मुल्क वापस आएंगे, गिवन द फैक्ट के शेख रशीद, फवाद चौधरी कई दफ़ा मियां शहबाज की गिरफ्तारी का इंदिया दे चुके हैं? देखिए जी, गिरफ्तारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिरफ्तारियाँ सबकी हो चुकी हैं, फिर कर लें, अपना शौक़ पूरा कर लें, क्योंकि उनको बड़ी तकलीफ़ है कि आज तक कोई केस बन नहीं पाया। आज 3 साल गुजर गए हैं। ये नाम नेहाद एहतसाब जो है, ये सिर्फ इस हुकूमत की करप्शन छुपाने के लिए है। तो मियां नवाज शरीफ साहब को जिस तरह सज़ा दी गई, पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया जानती है।
वो इलाज कराने के लिए गए थे, इलाज करा कर वापस आएंगे जी। शहबाज साहब को आपने अच्छा इलाज करा के? जी बिल्कुल आएंगे जी, जब इलाज मुकम्मल हो जाएगा तो आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान वाइज साहब हमें ज्वाइन करने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने के लिए। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।